गांव के सामने बहुत बड़ा एक पर्वत था। उस पर्वत से दिन रात लगातार अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। गांव वाले इस बात से बहुत डरने लगे थे। अब वो चिंता करने लगे थे। अजी सुनते हो, आप तो गांव के मुखिया हैं, जरा पता तो करिए हमारे गांव तक ये पहाड़ी से इस तरह की आवाजें क्यों आती हैं? लगता है जैसे कोई बहुत दर्द में कराह रहा है। मुखिया की पत्नी बहुत जिद करती है, तो इस बात पर मुखिया एक बड़े पंडित को बुलाता है और उनसे सारी बात बताता है। पंडित कहता है, हाँ, मैं देख रहा हूँ ये सामने जो पर्वत है ये कोई मामूली पर्वत नहीं है सरपंच। आप सबको सावधान रहना होगा। ये पर्वत इसलिए इतना आवाजें कर रहा है क्योंकि यह गर्भ से है। बहुत जल्द जो इसके भीतर है वो बाहर आने वाला है। पूरे गांव को सचेत कर दीजिए। पाठ, पूजा, यत्न, यज्ञ सब कुछ करवाना होगा। पंडित थोड़ा सा लालची था। यह बात सरपंच को समझ नहीं आई। गांव वालों की बात सुनकर उसने सारे यत्न करवाए। पाठ, पूजा, व्रत, यज्ञ सब कुछ करवाया गया, लेकिन आवाजें आनी बंद ही नहीं हुई। गांव की एक महिला ने कहा, ये पर्वत अगर गर्भ से है तो फटने पर निकलेगा क्या? चट्टाने? अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है कि कोई महान देव निकलेंगे। अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं थीं। एक दिन रात के अंधेरे में आवाज बहुत तेज हो गई। पूरा गांव पर्वत के पास इकट्ठा हो गया। पर्वत से चट्टानों की आवाज कम ही नहीं हो रही थी। सबकी आंखें पर्वत पर लगातार टिकी हुई थी। अचानक एक छोटा सा चूहा निकलकर नीचे आता है और सबको कहता है, नमस्कार नमस्कार, क्या मैं आपके गांव में रह सकता हूँ? आप सब बहुत प्यारे हैं, मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं ना? मैं बहुत खुश हूँ। लोग हैरान रह जाते हैं। इतने बड़े पर्वत से एक छोटा सा चूहा बाहर निकला। जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। लगता है ये पंडित हमें उल्लू बनाकर चला गया और ये चूहा अब हमारे गांव में आतंक न मचा दे। अरे पर शुक्र है भाया, इस पर्वत से आवाज आनी बंद तो हुई। हाँ हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा रघु, अब पर्वत से आवाज नहीं आएगी। भूमिगत सोने का अंडा। चमन लाल और उसकी पत्नी बहुत गरीब थे। अपनी छोटी छोटी बकरियों और मुर्गियों से वो बहुत प्यार करते थे। मुर्गियों के अंडे बेचकर, बकरियों का दूध बेचकर उनका गुजारा चलता था। मगर धीरे धीरे पैसे की कम आमदनी के कारण उनके सर पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा था। चमन लाल की पत्नी एक दिन उससे कहती है, कर्जा तो बढ़ता ही जा रहा है जी। आज वो सुनार भी आया था, कह रहा था कि जो सोना गिरवी रखा है उसे जल्दी छुड़ाओ या फिर ब्याज समय पर दो। 6 महीने हो गए, ब्याज नहीं दिया है हमने, कहीं वो हमारा सारा सोना न रख ले, कुछ तो करो। चमन लाल बहुत सोचता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, तुम तो जानती ही हो काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है। क्यों ना हम कुछ मुर्गियों और बकरियों को बेचकर अपना कर्जा चुका दें। अगर इन्हें ही बेच दिया तो खाने का क्या खाएंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, कुछ सोचा भी है? उन दोनों की बातें बकरियां और मुर्गियां बहुत ध्यान से सुन रही थीं। एक मुर्गी जहां बैठी हुई थी लगातार वहां पर खोदना शुरू करती है। अरे अरे, ये मुर्गी क्या कर रही है? क्या खोद रही है? काफी देर तक चमन लाल की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है और जाकर दोनों सो जाते हैं। मुर्गी मारने को तैयार ही नहीं थी। वो पूरी रात वहाँ खुदाई करती रही। सुबह जब चमन लाल और उसकी पत्नी बाहर आकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे राम, अजी सुनते हो? देखो देखो, जहाँ पर मुर्गी कल रात से खुदाई कर रही थी वहाँ तो सोने के भूमिगत अंडे पड़े हैं। क्या कहा? सोने के अंडे? कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही? अरे नहीं, चलो मेरे साथ। दोनों पति पत्नी बाहर आते हैं और मुर्गी हंसते हुए उन अंडों की तरफ इशारा करती है।
हाय राम, लगता है इसने हमारी दुख भरी कहानी सुन ली और एक उपाय निकाल लिया है। जल्दी इन सोने के अंडों को निकालो और सुनार के पास जाओ। चमनलाल अपनी पत्नी की बात मानता है। सोने के अंडे सुनार को देकर बहुत सारे पैसे ले आता है। पुराना सोना भी छुड़वा लेता है और नई मुर्गियां और बकरियां लाकर पालने लगता है। अब उनके दिन बदल गए थे, गरीबी दूर हो गई थी। वो मुर्गी जो हमेशा खुदाई कर रही होती थी, उसने वो अंडे देकर उन पर बहुत बड़ा एहसान किया था। अब वो केवल मुर्गी नहीं थी बल्कि घर का सदस्य थी। अरे मुर्गी, तुम तो भगवान का रूप हो, हमारे दिन बदल दिए। तुम्हारा एहसान इस जन्म में कैसे उतारेंगे। अब मुर्गी को हर कोई चाहने लगा। बकरियां, नई मुर्गियां और उसकी सारी मुर्गियां साथी उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगे। अरे वाह मुर्गी, तुमने कमाल कर दिया। दोनों पति पत्नी कितने खुश हैं देखो। ये हमारा इतना ख्याल रखते थे, हम तो इनके लिए कुछ नहीं कर सके, मगर तुमने ये जो भूमिगत अंडे इन्हें दिए हैं, ऐसा लगता है इस घर में खुशियाँ फिर से वापस लौट आई हैं। तुम्हारा हम सब की तरफ से शुक्रिया। घने जंगल में सभी जानवर बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। उसी जंगल में अचानक दिन रात चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। सभी जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन बिल्ली ने चूहे से कहा, अरे अरे, तुम्हें पता है दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कल तो मेरे यहाँ से सारा दूध ही कोई पी गया था। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, चूहे ने बिल्ली से कहा। तुम्हारी बातें सुनकर अब मुझे यकीन हो गया है कि जो साइकिल मैं शहर से खरीद कर लाया था वो कोई चोर ही ले गया होगा। ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि जंगल में दूसरे जंगल का एक आवारा चोर आ पहुंचा था, जो हमेशा ही छुप कर रहता था। जंगल के बाकी लोगों का खाना चुरा कर खाता, जो भी चीज उसे पसंद आती उसे उठाकर अपनी गुफा में ले जाता। इतनी बढ़िया साइकिल, मजा आ गया। वो चूहा इसका करता भी क्या, जरा सा तो है। आज किसके यहाँ चोरी की जाए। अरे अरे, भालू ने तो बहुत सारा शहद जमा करके रखा हुआ है। मौका पाते ही बंदर सारा शहद चुरा लेता है। भालू जब वहाँ आता है, अरे मेरा शहद कहाँ गया? आखिर इस जंगल में है कौन जो मुझसे पंगा ले? सभी जानवर परेशान होकर बंदर भैया के पास जाते हैं। बंदर भैया, कुछ करो ना। सभी जानवरों की बात सुनकर बंदर भैया सोचते हैं, कोई उपाय लगाना होगा। देखना होगा आखिर ये किसकी चाल है। लगता है कोई हमारे जंगल को बदनाम करना चाहता है। आज रात कोई सोएगा नहीं और सब जागते रहेंगे, लेकिन याद रहे सब यही दिखाएं कि वो सो रहे हैं। पूरी रात बंदर जागता है, लेकिन सुबह होते ही उसे नींद आ जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर एक बार फिर चोर बंदर आता है और गांव से सामान उठाकर ले जाता है। सभी लोग फिर से जमा हो जाते हैं। अरे भैया, तुमने तो कहा था तुम रात भर निगरानी करोगे। देखो, मेरा सारा अनाज गायब है। तभी बिल्ली वहाँ आती है और कहती है, बंदर भैया, हम तो आपको पुलिस की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। हम चाहते थे कि आप चोर को पकड़ें, मगर मैंने रात को आपको चोरी करते हुए देख लिया है। सुबह सुबह तुम ही तो जा रहे थे ना? क्या कहा? मैं जा रहा था? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सभी लोग गुफा के पास इकट्ठा होते हैं। बंदर भैया गुफा के अंदर जाकर देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर एक नया बंदर सो रहा है। उसके पास साइकिल, अनाज, शहद और बाकी जंगल का सारा सामान है जो चोरी हो चुका था। बाहर आकर वो सबको ये बात बताता है और बंदर चोर पकड़ा जाता है। अच्छा, तो तुम्हारी वजह से मैं भी बदनाम होने वाला था। पकड़ो, मारो इसे, मारो। सभी जानवर उसकी खूब पिटाई करते हैं और अपने जंगल से बाहर भगा देते हैं। मिट्टी का आलू कचालू। श्यामा एक सब्जी बेचने वाली थी। वो बहुत सारी सब्जियां लेकर गांव-गांव घूमती और उन्हें शाम को बेचकर अपने घर आ जाती। रास्ते में जब कभी उसे भूख लगती तो अपने घर का बना खाना ही खाती। एक दिन जब श्यामा बहुत थकी हुई थी, तेज धूप में चल चल कर परेशान हो चुकी थी, वो एक पेड़ की छांव में आकर बैठ जाती है। बहुत थक गई, सारी सब्जियां बिक गई, बस ये आलू और कचालू बचे हैं।
कौन ले जाएगा। थोड़ी देर खाना खा के यहीं सुस्ता लेती हूँ। टांगे टूट गई आज तो चलते चलते। इतनी धूप में चलना भला कोई आसान काम है। हाय राम। श्यामा सुस्ताने के लिए खाना खाकर ढासना लगाकर पेड़ के पास लेट जाती है। पेड़ के ऊपर 2 बंदर रहते थे। उन्होंने जब आलू और कचालू को देखा तो एक दूसरे से कहा, अरे अरे देखो देखो, श्यामा तो सो गई। ये तो रोज यहीं से गुजरती है। भूल गए कभी कभी हम इसके अमरूद उठा लिया करते हैं। आज क्या करें, इसने तो आलू और कचालू ही छोड़े हैं। सारी सब्जियां ये गांव में बेच कर आई है। अरे तो कोई बात नहीं, आलू कचालू तो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जब तक ये सो रही है मैं नीचे जाता हूँ और एक एक आलू कचालू ऊपर लाता हूँ। तुम यहाँ पर इन्हें जमा करते रहो। 2-4 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। एक बंदर बहुत चालाकी से धीरे धीरे नीचे आता है और आलू कचालू उठाकर एक एक करके ऊपर अपने साथी के पास छोड़ आता है। थोड़ी देर बाद जब श्यामा की आंख खुलती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी टोकरी में ना तो आलू है और ना ही कचालू। हाय राम, मुझे तो ये याद आता है कि सारी सब्जी बिक गई थी लेकिन आलू कचालू रह गए थे। मगर ये मेरी टोकरी खाली कैसे हुई? हे भगवान, ये मैंने क्या किया? थोड़े से आलस के कारण सो गई और इतना बड़ा नुकसान कर लिया। हे राम, ये तूने क्या किया? जैसे ही श्यामा भगवान को याद करती हुई ऊपर देखती है तो वो देखती है कि पेड़ के ऊपर दोनों बंदर मजे से कचालू खा रहे हैं। ओह, अब आई बात समझ में। श्यामा को उल्लू बनाते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। श्यामा एक पत्थर उठाकर बंदर पे फेंकती है और बंदर ऊपर से कहता है, अरे ओ श्यामा, ऐसा क्यों करती हो? तुम सो रही थी, हमें बहुत भूख लगी थी, हमने आलू कचालू खा लिए। अब तुम जाओ यहाँ से। क्या कहा? आलू कचालू खा लिए? तुम्हें तो मैं आज सबक सिखा कर रहूंगी। श्यामा 2-3 पत्थर और बंदरों पर मारती है और बंदर वहाँ से भाग जाते हैं। पेड़ पर चढ़कर बचे हुए आलू कचालू सारे के सारे श्यामा नीचे ले आती है। ओह, शुक्र है आधे ही खाए थे, आधे बच गए हैं। ये कल काम आएंगे। और किसी को पता चल गया कि ये बंदर मेरे आलू कचालू खा रहे थे तो ये आलू कचालू बिकेंगे ही नहीं। इनकी सफाई तो मुझे आज ही करनी होगी। अब इन्हें घर जाकर धो लेती हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, किसी जीव का पेट ही भर गया ना। चलो अब घर चलती हूँ। श्यामा चुपचाप अपने आलू कचालू लेकर घर आ जाती है।